सूर्य पितामहो व्यासो वसिष्ठो अत्रि पराशरः कश्यपो नारदो गर्गो मरीचिर्मुनिरङ्गिरा लोमशः पौलिशश्चैव च्यवनो यवनो भृगो शौनको अष्टादशश्चैते ज्योतिशास्त्र प्रवर्तकाः ज्योतिशास्त्र प्रवर्तकाः शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य हस्तो कल्पोऽथ पठ्यते मुखं व्याकरणं स्मृतं निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते छन्दो पादौ तु वेदस्य ज्योतिषामयनं चक्षुः तस्मात् साङ्गमदीत्यैव ब्रह्म लोकमहीयते वेदाह्यजातमविप्रवृत्ता कालानुपूर्व्या विहिताश्च यज्ञा तस्मादिदं काल विधानशास्त्रं यो ज्योतिषं वेद स वेदयज्ञं यो ज्योतिषं वेद स वेदयज्ञं। ओम। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज की इस ज्योतिष शिक्षण सभा में हम वैदिक पंचांग को देखने का ढंग, देखने का अर्थ समझेंगे। ये विषय हमने पिछले रविवार को भी लिया था। विषय पूरा नहीं हो पाया था। अस्तु थोड़ी सी बातों को पीछे से दोहराते हुए और फिर हम आज के क्रम पे आते हैं। मम्मी पूरी बनाओ। पंचांग के बारे में 5 अंगों की बात हो रही थी। यद्यपि मैंने इस नाम को एक रूढ़ नाम बताया था कि कुछ तो एक नाम देना है। सत्य बात यह है कि पंचांग के 5 ही अंग होते हो ऐसा नहीं है। पंचांग के लगभग 11 अंग होते हैं। हमने आपका ध्यान अपने पंचांग में प्रकाशित एक टिप्पणी पर भी दिलाया था, जो पंचांग शब्द के अर्थ को व्याकरणिक दृष्टि से पूरा करती है। परंतु यहाँ हम आपको बस यही से बात आगे बढ़ाना चाहेंगे कि जो 5 अंग तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण की कही गई है, इनमें से हमारे इस पंचांग में जिसका नाम तिथि पत्रक दिया है वास्तव में, और मैंने आपको ये बताया भी था एक वक्तव्य में कि ये तिथि पत्रक शब्द मैंने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका से लिया। वेदोत्पत्ति विषय में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने तिथि पत्रक शब्द दिया, तो ये तिथि पत्रक है। लोगों को अभिज्ञा बनी रहे तो इस अर्थ में पंचांग समझ सकते हैं।
तिथि के बारे में हमने बताया था कि चंद्रमा की स्थिति से और सूर्य की स्थिति के बीच का जो अंतर है, उसका 12 अंशों के विभाजन से बना हुआ जो क्रम है, वो तिथि कहलाती है। शुक्ल पक्ष की 15 तिथियां होती हैं, 12 गुणा गया 15, 180 अंश का अर्धवृत्त इसमें वृत्त इसमें पूरा हो जाता है। और उसके बाद कृष्ण पक्ष शुरू होता है, जिसमें 15 से 30वीं तिथि, 16वीं से 30वीं तिथि के 15 अंश 180, 180 और 180 360 अंश का पूरा वृत्त हो जाता है। इस क्रम में हमने आपको ये भी बताया था कि महीनों का जो पक्षों का जो क्रम है, वो शुक्ल और कृष्ण के क्रम में होता है। और इसमें हमने वेद का प्रमाण आपको बताया था। ये भी बताया था कि ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 10वें मंडल का 85 सूक्त का 19वां मंत्र इस बारे में बहुत बड़ा प्रमाण है। और वेद के प्रमाण के बाद हमको अन्य प्रमाणों पर जाने की जरूरत भी नहीं रह जाती। लेकिन ऐसा नहीं है कि अन्य जगह भी प्रमाण नहीं है, हमने वो भी प्रमाण आपको दिए थे। आइए, पंचांग की जो 2 बातें रह गई थी, एक था करण और एक था नक्षत्र, करण और योग। योग के विषय में और करण के विषय में हमने आपको बताया था, और खास करके योग के बारे में कि योग जो है वो हमने इस पंचांग में नहीं दिए। हमने विद्वानों से कहा भी था, कहते भी आ रहे हैं कि हमको योगों के बारे में बताइए कि इनकी गणित को आप जो ले रहे हैं वो तो सही है नहीं, फिर कैसे लेना चाहिए, जो आप ले रहे हैं वो तो गलत बता रहे हैं। कैसे गलत बता रहे हैं, इस पर थोड़ी सी चर्चा हम आपसे भी करेंगे। और चूंकि जो चीज गलत है उसको देने से कोई लाभ नहीं है। लोगों की बुद्धि में एक अनावश्यक बात को बिठाना, जब तक कि वो एक सत्य के रूप में स्वीकृत न की जाए, तब तक उसका कोई औचित्य नहीं है। इस कारण से हमने योग नहीं दिए हैं। इस योग पर हम आपको गणितीय चर्चा भी करेंगे। इसके बाद रह गई नक्षत्र की बात, और नक्षत्र की बात को हम आज विस्तार से लेंगे। लेकिन उससे पहले जो पिछली बार का थोड़ा सा अंश हमने दिखाया था, ये आपका तिथि पत्रक, जो वैदिक तिथि पत्रक श्री मोहन कृति आर्ष पत्रकम जो है, ये इसका प्रथम पृष्ठ आपको हमने बताया था कि इसमें सबसे पहले सृष्टि संवत की गणना दी हुई है, 1,97,29,49,126। इसके बारे में हमने आपको ये भी बताया था कि इसकी एक गत और एक वर्तमान गणित होती है। गत काल गणना की दृष्टि से जो अहरगण गिनती है, जो दिनों की गिनती की जाती है, उसके लिए गत संवत देना आवश्यक होता है। और वर्तमान जो है वो संकल्प वाचन के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि जो हम संकल्प वाचन करते हैं वो वर्तमान काल गणना, वर्तमान समय और वर्तमान कुल गोत्रीय स्थिति के आधार पर करते हैं। संकल्प वाचन का विषय एक पृथक पाठ में उठाया जाएगा, और आप लोगों को मैं इस बारे में जो भी मेरे पास उपलब्ध है वो विस्तृत जानकारी दूंगा। तो इसको आपने तब तक, जब तक हम संकल्प आते हैं, ये प्रथम पृष्ठ पे इसका वाचन भी दे रखा है। इस भाषा को थोड़ा सा अपनी जुबान में, जिन लोगों को नहीं है, आपने बहुत सारे विद्वान ऐसे होंगे कि उनको पूरी संकल्प वाचन का अच्छा अभ्यास होगा, तो उस पर न टाते हुए, क्योंकि आप जो है जिनको नहीं अभ्यास है वो इस वाचन को, जो ऐसे ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे, और तब ये गिनती आती है, एको वृंदा एक अरब सप्तनवति कोटयः 97 करोड़ 169 लक्षाणि 129 लाख 149 सहस्राणि 49,000 षड्विंशत्यधिक सप्तमे 126। तो इस गिनती को अभ्यास में ले लें। इसमें शक संवत दिया हुआ है। शक संवत जो है हमारा राष्ट्रीय ईयर भी है, राष्ट्रीय संवत भी है। राष्ट्रीय पंचांग में शक संवत को ही लिया गया है। भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है उसमें शक संवत को ही लिया गया है, और ये सौर वर्ष होता है। उसके बाद विक्रम संवत, और उसके बाद
ईस्वी संवत भी इसमें दिया हुआ है। और ये जो 1,97,29,49,126 की जो गिनती है, इसमें कली संवत समाहित होता है। वो अंदर जब प्रश्न 9 पर आप काल गणना देखेंगे, वो भी हमने आपको पिछली बार बताया था, तो आपको वहां पर ये कली गणना भी स्पष्ट हो जाएगी, जो कि 51,56 है। ये दिखा रहे हैं आपको, विभू की ओर से सारे प्रश्न सामने आ रहे हैं। ये बहुत अच्छी सुविधा हो गई है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें 5126 जो है वो हमने कली संवत लिया है। इसके बाद हम आते हैं अंदर के पेज पर, और अंदर के पेज पर जो है तो पृष्ठ 73 जो है हमारा आज के पंचांग का विषय है, पृष्ठ 73। तो इसमें आप देख रहे हैं, ऊपर की बातें हमने पिछली बार भी बता दी थी, इसलिए बहुत शीघ्रता में इसे हम पढ़ेंगे और तब आगे की बातों पर आएंगे। तो यहाँ बाईं तरफ शक संवत बाहर भी दिया है। ये शक संवत कहाँ, मतलब अगर कहीं परिवर्तन हो रहा होगा तो वहाँ ये दूसरा आ जाएगा। जो भी चीज परिवर्तन हो रही होगी, जैसे दक्षिणायन है, अब जिस पृष्ठ में दक्षिणायन बदल गया होगा वहाँ उत्तरायण आ जाएगा। ऐसे ही गोल है, ऊपरी गोल और निचला गोल, उत्तरी गोल और दक्षिण गोल। तो जहाँ ये होगा वहाँ वो भी परिवर्तन हो जाएगा। उत्तर गोल, इस मास, ये वैदिक महीनों के नाम है। मैंने आपसे एक बार ये भी अनुरोध किया था कि आप जो है वैदिक मासों के नामों को अवश्य अपनी जिह्वा पर बिठा लीजिए। और ये इस पंचांग में भी हमने दिए हुए हैं, पीछे भी पूरे एक जगह दिए हैं जहां हमने संक्रांतियों का जिक्र दिया हुआ है, पेज नंबर 41। वहाँ ये सारे महीनों का मधु, माधव, शुक्र, शुचि, नभस, नभस्य, ईश, ऊर्ज, सहस, सहस्य, तपस और तपस्य पेज नंबर 41 पर है। ये सारे 41 पे ये हमने मासों के नाम दिए हैं। और आपको ये सारे पेज, ये सारे महीने वैदिक महीने हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा एक बड़ा आदरणीय आधार है। इसका संज्ञान लेना चाहिए। महीनों के नाम जो है, मधु मास पहला मास, माधव मास दूसरा, और शुक्र, शुचि, और इन्हीं को जो है ऋतुबद्धता इन्हीं पर है। वो ऋतुबद्धता का प्रश्न आज नहीं है, पहले आपको स्पष्ट कर चुके हैं। तो इस तरह से ये इस मास जो है ये शरद ऋतु का महीना है, शरद ऋतु का पहला महीना है। शारदा ऋतु, इस और ऊर्ज, शारदा ऋतु, शरद ऋतु के 2 महीने, इस मास और ऊर्ज मास। अब ये इस मास चल रहा है, जब ये पूरा हो जाएगा सौर संक्रांति आ जाएगी, सूर्य अगली राशि में संक्रमण करेगा, ऊर्ज राशि में संक्रमण। ऊर्ज को आप राशि भी कह सकते हैं, तो 7वें क्रम की राशि। तो आप जो है वहां से ऊर्ज मास शुरू हो जाएगा, शरद ऋतु का अंतिम यानी द्वितीय महीना, यानी वहां पर ऊर्ज मास और शरद ऋतु समाप्त हो जाती है। तो ये इस मास है, फिर ये शरद ऋतु है, फिर विक्रम संवत 2081 है, ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है। और उसके बाद ये संवत्सर के बारे में भी मैंने आपको स्थूल तरीके से बता दिया। ये पारस्पत गणना होती है, लेकिन आगे चल करके हम इसको आपको ठीक से गिनती करना, अभ्यास पूर्वक कैसे लेना है, और ये भी हम आपको कोशिश करेंगे आपको इसे समझाने की। ये काल युक्त संवत्सर जो है, ये इस संवत्सर का, इस पारस्पत संवत्सर का नाम है, और इसका हम संकल्प वाचन में उपयोग करते हैं। काल युक्त संवत्सरे अस्मिन्, काल युक्त, इसी तरह से जो संवत्सर होता है उसका हम नाम को लेना होता है। अब आएंगे हम पंचांग की बातों पर, तिथि पत्रक के हिसाब ब्यौरे जो आज के। अब आज है, यहाँ देखेंगे आप रविवार के सामने 10 गते। अब मैंने आपको पिछली बार भी वो किया था, थोड़ा सा इस बार भी हम इस पर वो करेंगे, विवेचना रखेंगे कि जो हमारी जो भारतीय पंचांग की गणित है, ये खगोलिकी से जुड़ी हुई है। खगोलिकी की प्रत्येक बात हमारे इस पंचांग में आई हुई है। जो खगोल में है वो यहाँ है, जो यहाँ नहीं है वो खगोल में नहीं है। तो इसी को खगोल में जो हो वही हमारे पंचांग में हो, इसको ज्योतिषियों ने एक भाषा, एक शब्द दिया है, और उसका नाम है दृक् गणित। दृक् माने यथा दृष्ट,
जैसा दिख रहा है वैसा हमको गणित करना है। वो चीज अगर हम गणित करके अपने पंचांग में दे रहे हैं तो उस दृक गणित को यानी सत्य गणित को स्वीकार किया गया है, और जो इसके विरुद्ध है उस गणित को नहीं लेने के लिए कहा गया है। अब आप ये देखेंगे कि यहाँ दिया है 10 गते। गते शब्द गति से के अर्थ में है। यहाँ तक गए हुए सूर्य को 10 गते हो गए हैं, 10 अंश चले गए हैं सूर्य अपने क्रांति वृत्त में। कौन सी राशि में चले गए हैं? इस मास में चले गए। इस मास माने छठी राशि। ये राशियों के बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पर हम अतिरिक्त समय लेना चाहेंगे कि राशियां जो है क्रांति वृत्त के भाग है, क्रांति वृत्त पर मार्क किए हुए, मार्क माने चिन्हित किए हुए हैं। तो ये संपात से शुरू होते हैं, तो इनको इसी क्रम से आपको याद भी कर लेना है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये नाम लौकिक नाम बाद में दिए गए हैं। वास्तव में राशियों के नाम भी वही है, द्वादश प्रधया, ये वेद में इनको प्रधि नाम दिया गया है, और इनके नाम वही है। मधु, माधव, शुक्र, शुचि, नभस, नभस्य, सहस, सहस्य, इस ऊर्ज, सहस, सहस्य और तपस, तपस्य, यही नाम इनके आएंगे। तो ये जैसे मेष, ये मेष जो है 0 से 30 अंश का जो खंड है। अभी राशि पर अब हम थोड़ा सा विस्तृत उसमें आ गए हैं, इसको आपको पूरा विवेचना दे रहे हैं कि जो क्रांति वृत्त है उसके 360 अंश किस तरह से विभाजित किए गए हैं। तो जो 0 से 30 अंश है, पहला खंड, ये पहली राशि मेष राशि, और 0 से 30 पर मेष। तो जिस दिन 0 पर सूर्य आएगा वो मेष संक्रांति का दिन कहलाएगा। संक्रांति सभी ग्रहों की होती है, हर ग्रह की संक्रांति होती है। संक्रांति का अर्थ है संक्रमण से बना है, संचरण से चलते चलते जहां पहुंच जाता है, तो उसका नाम एक संक्रांति दिया गया है। वो हर ग्रह की होती, परंतु हम अमूमन व्यवहार में अपने पंचांगीय प्रयोग में हम संक्रांति से तात्पर्य सूर्य की राशि संचरण से लेते हैं। जैसे अगर हम कहें आज मेष संक्रांति है, तो हमारा तात्पर्य ये होता है कि आज सूर्य 0 अंश पर, क्रांति वृत्त के 0 अंश पर चला गया है। अब कल एक दिन बाद वो 1 अंश पे हो जाएगा, तो 1 गते हो जाएगी, दूसरे दिन 2 गते, 3 गते, जब 30 गते यानी 30 अंश चले गए हैं, तो अब अगली संक्रांति आ जाएगी। और ये चीज आपकी पंचांग से मिलनी चाहिए। कभी कभार किसी विशेष परिस्थिति में जब दिनों की विषमता हो, क्योंकि कोई भी चीज एकदम पूरे पूर्णांकों में नहीं होती है, तो इस गणना क्रम से कभी कभी 1 दिन आगे पीछे हो सकता है। लेकिन अब आप देखिए ये 10 गते, अब आप पीछे जाइए अगले पेज में, इसको जरा दिखा लीजिए इस पेज को। तो 10 गते में आप देखेंगे, पिछला पेज इसका 72 पृष्ठ, आप 10 गते में देखेंगे कि सूर्य है, देखिए इसको अच्छे से लीजिए, आप ठीक से समझ लीजिए। सूर्य है 159 अंश और 3 कला 17 विकला, 159 अंश 159 डिग्रीज, और 3 कला 3 मिनट 17 विकला 17 सेकंड। ये जो अंशों का विभाजन है, अंश कला विकला, इस तरह से इसको पढ़ा जाता है। हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर। 3 कला और ये आ गया आपका 10 अंश में आ गया 17 विकला। इसी को अंग्रेजी में हम बोलते हैं कि 159 डिग्रीज और 3 मिनट और 17 सेकंड। ये 60-60 का विभाजन होता है इनका। यानी जिन लोगों को, जो लोग नए आए होंगे और उनको नहीं पता, तो वो उनके संज्ञान के लिए मैं कह रहा हूँ कि 60 विकला की 1 कला, यानी 1 कला 2 कला 3 कला 3, 1 विकला 2 विकला 3 विकला 59 विकला, 60 विकला हो जाएगी तो वो 1 कला हो जाएगी, 0 विकला हो जाएगी। इसी तरह से कलाओं में भी 60 जब जाएंगे तो 60 कला, 1 कला 2 कला 3 कला 58 कला 59 कला। अब जैसे 60 कला होगी तो 1 अंश होता है। और अंश होता है, वो अंशों को जब हम राशि में बोलेंगे
तो ये 30 के बाद चेंज हो जाएगी, क्योंकि 30 डिग्री की फिर राशि बदल जाती है। तो इस विषय को हम अभी ला रहे हैं आपको और भी स्पष्ट कर रहे हैं कि बहुत जरूरी है आपको। ये ज्योतिष को सीखने पढ़ने की बुनियादी बातें हैं, ये ध्यान रखिएगा आप, फाउंडेशन बातें हैं ये। तो 159 डिग्री 5 होते। अब यहां पर देखिए आप कि राशि क्या होती है। जब 30 से भाग दोगे तो राशि निकल आएगी। अब 159 अंश को अगर हम राशि में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? 159 में 30 का भाग दो तो 30 पंजे 150, 30 इंटू 5 दैट्स 150। तो 150 तक की 5 राशि पूरी होती है। सिंह राशि तक बीत गए यहां तक। अब सिंह राशि के बाद कौन सी आई? मैंने बताया ना, इस मास माने छठी राशि। छठी राशि माने आश्विन का महीना, इस मास माने आश्विन का महीना। अब ये छठी राशि हो गई, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको राशि में लिख दो, 159 अंश और 3 कला 17 विकला को हम राशि में लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो, 5 राशि 9 कला 9 अंश, 5 राशि 9 अंश और बाद में 3 कला और 17 विकला। अब आप यहां पर जो महत्वपूर्ण बात देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि 5 राशि जा चुकने के बाद सूर्य जो है वो छठी राशि में 9 अंश भी बीत चुका है, यानी 10वें अंश में है। और यही 10वें अंश आपका ये 10 गते है। 10 गए, 10वें 9 गए, 10वें में आज की 10 वर्तमान है। कितना सुंदर हमारा दिनांकन व्यवस्था है, खगोलिकी से जुड़ी हुई है पूरी तौर से। और इस पर आप बहुत ये समझ लीजिए कि अगर हम किसानों को, और है ही हमारे, इस बात को दोबारा नहीं बोल रहा हूँ, मतलब किसानों को कई जगह जैसे नेपाल में, वहाँ किसानों को ये सब बातें रटी पड़ी होती है कि ये आज सूर्य कहाँ पर, यानी कितने गते हैं आज, किस ऋतु की, किस माह की। उन्हें ऋतुओं का बिल्कुल हर वक्त हर दिनों के हिसाब से ज्ञान होता है। तो ये 10 गते का ऐसा वो है। और यही चीज आगे जब लग्न में आएगी तो हम आपको और आगे बताएंगे। लेकिन यहाँ आप देखिए कि ये 10 गते और रविवार। अब ये गते वाला प्रकरण पूरा हुआ। राशियों वाला मैं जरा एक बार आपको फिर से दोहरा देता हूँ। 12 राशि, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। अब इनको 30-30 के विभाजन से ठीक से समझ लीजिए। मेष मतलब 0 से 30। अगर कोई ग्रह या सूर्य या चंद्रमा 28 अंश में है खाली, तो वो किस राशि में है? आप तुरंत बोलेंगे ये मेष राशि। अगर कोई ग्रह 35 अंश में है तो आप तुरंत बोलेंगे कि ये 35 मतलब 30 राशि की, 30 अंश की एक राशि बीत चुकी है और 5 अंश की अगली, तो ये 35 अंश माने वृषभ राशि। अगर हम बोलेंगे कि सूर्य 36 अंश में है तो कितनी गते हैं? तो आप बोलेंगे 36 अंश चला जा चुका, ये 7 गते हैं। ये उस महीने, कौन से महीने की है? वृषभ राशि के महीने की। वृषभ राशि में सूर्य कब होता है? जेठ के महीने में। जेठ का महीना वैदिक महीना क्या है? शुक्र मास। आप तुरंत बता देंगे शुक्र मास की 6 गते हैं। इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये बड़ी बुनियादी बातें, और इनको समझ लेने के बाद 2 फायदे होंगे। एक तो आप में और आगे पढ़ने समझने ज्योतिष पर चलने की जो है वो इच्छा जिज्ञासा पैदा होगी, और दूसरा जो है कि आपको जब व्यक्त करने में तथ्य स्पष्ट होंगे तो आपको ये अच्छा लगेगा बहुत कि मैं तथ्यों को कितनी अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। आगे आइए, आप देखेंगे कि 10 गते रविवार 1 सितंबर 6:03 ये सूर्योदय है। अब यहाँ पर भी मैंने पिछली बार भी बताया था कि ये दिल्ली का सूर्योदय है और 18:38 माने 6:38। हमने ये भी बताया था पिछली बार, इसको ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, कि 18:38 का मतलब क्या होता है। हमने इसमें समय कैसे लिए हुए हैं। 12 बजे के बाद 13 को हमने 1 बजे को 1 नहीं लिखा है, 13 लिखा है, और
अगले दिन के सूर्योदय से पहले का जितना भी समय उस सब को हमने उस 12 में जोड़ व्यक्त किया हुआ है। ये इस पंचांग में हमने समय को दिया है। ऐसा इसलिए किया है ताकि आपको ये ना हो कि जो है हमारा ये दिन का 2 बजे के रात के 2 बजे है या ये इस तरह की कोई बात ना आए, तो आपको स्पष्टीकरण बना रहे, इसके लिए हमने समय को इस हिसाब से दिया है। 18:38 ये सूर्य अस्त का समय है। एक यहाँ पर ये भी कहना है कि ये जो सूर्योदय सूर्यास्त दिए हैं ये हमने दिल्ली के लिए दिए हुए हैं, और आपको ये समय अपने स्थान के लिए कैसे लेने हैं इसके लिए हमने एक संशोधन सारणी भी दी हुई है यहाँ, और वो संशोधन सारणी के अनुसार आपको वो संशोधन करना है। ये संशोधन कैसा करना है ये अगले दिन का विषय होगा, इस पर एक दिन इसी पर होगा। आपको कैसे अपने यहाँ के टाइम लेने, सारी चीजें आपको क्रम पूर्वक आती रहेंगी। ये सारणी जो है ये दी हुई है, ये पृष्ठ 97-98 पर है, और इसके अनुसार आपको अपने स्थान के लेने। इस पर हमने एक बात आपको और भी बोली, और वो ये कही है कि सारे स्थानों को पंचांग में दे पाना हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छी आपके रुचि बढ़ रही है और आपका स्थान इसमें नहीं है, तो आपके लिए उचित है कि आप अपने स्थान का जाने कि आपके यहाँ कब सूर्योदय हो रहा है, कब नहीं हो रहा है, किस क्या सूर्योदय सूर्यास्त के क्या समय है। तो उसके लिए हमने आपके लिए एक छोटी सी सहायता का वो दिया है, आश्वासन दिया है कि आप लोग जो भी इसमें नहीं है स्थान, अगर आप वहां के हो तो आप हमको लिखें कि आचार्य जी हम इस स्थान पर हैं, हमारे यहाँ का पंचांग में नहीं है, और हम आपके लिए ये करेक्शन आपके लिए गणित करके भेज देंगे। आप सबके लिए भेज देंगे, जितने लोग बोलेंगे उन सबके लिए भेज देंगे, अलग अलग सबके स्थान का भेज देंगे। बिल्कुल आश्वस्त रहें आप। आपकी रुचि, मेरा उद्देश्य ये है कि आप पंचांग के सही भाव को समझें, सही पंचांग को प्रयोग करें। वर्तमान में जो पंचांग चल रहे हैं बिल्कुल भी उपयोग के योग्य नहीं है, समझ लीजिए। बहुत कुछ बातें हैं, ये धीरे धीरे आपके समझ में आ जाएगा। वैदिक और वैदिक सिद्धांत से हटकर बने हुए वो पंचांग, वो आपका सही मार्गदर्शन नहीं कर रहे हैं तीज त्योहारों के मामले में, संकल्प वाचन के मामले में। पर इस विषय पर अभी इतना ही। आगे आइए आप कि ये 10 गते ये सूर्य हो गया, फिर चंद्रोदय चंद्रास्त हो गया, तब ये चतु लिखा है, चतुर्दशी, और चतुर्दशी 29:23 तक। इसके लिए मैंने आपको एक बात और कही है कि हमने पंचांग में जहाँ पर पंचांग को देखने की विधि यहाँ लिख करके भी दे रखी है, तो उसमें हमने इन शब्दों को भी आपको समझा रखा है कि चतु का अर्थ क्या है, पंग का अर्थ क्या है, आ का अर्थ क्या है, म का अर्थ क्या है। शब्दों को हमने लघुअक्षरी में लिखा है, तो किस तरीके से लिखा है ये आपको देखना है। म लिखा है तो उसका अर्थ है मघा, आश लिखा है तो उसका अर्थ है आश्लेषा, पु लिखा है तो उसका अर्थ है पुनर्वसु पुरुषा, और पुण्य लिखा है तो उसका अर्थ है पुनर्वसु। ये सारी चीजें आपको वहां से देखनी है। अब इसके बाद ये आश्लेषा है, देखिए आप, ये आश्लेषा जो है ये नक्षत्र दिया है। अब यहाँ पर से आज का महत्वपूर्ण विषय शुरू होता है। यहाँ तक की सारी बातें हम आपको परसों पिछले रविवार में भी दे चुके हैं, बस सिर्फ लगन की बातें नहीं लाए हैं, और एक लगन की बात को भी सरसरी निगाह से ले लें, तब उसके बाद इसी पर आ जाएंगे। अभी देखिए कि आपका लगन जो है ये 7:39 पर तुला लग्न, ये 7वां लग्न शुरू हुआ है 7:39, और आप ये देखेंगे कि 29 यानी 5:18 पर कन्या लग्न शुरू हुआ है, छठा लग्न शुरू हुआ है, और इस महीना चल रहा है यानी छठाई महीना चल रहा है, और 29, 18 और 6:03 पर आपका सूर्योदय हो गया। तो देखिए 29, 18 माने 5 और 5:18, तो 18 के बाद आप 3, ये 42 और 3, 45, और ये करीबन 4:15 का एक अंश होता था, मैंने उस दिन बताया था आपको। तो 4:15 से इसमें भाग देंगे तो ये भी करीबन 10 का करीबन आता है। तो 10वीं जो गते होगी उस दिन जो सूर्योदय का लग्न होगा वो 10 अंश चल चुका होगा। ये बात अभी आप में से बहुत लोगों को ठीक से नहीं बैठ रही होगी, लेकिन ये धीरे धीरे आपको आ जाएगी कि लगन का कितना सुंदर हिसाब है। और लगन क्या होता है इसको जस्ट एक बार में मैं करना चाहता हूँ कि आप दोहराना चाह रहा हूँ कि जैसे आप ये जो क्रांति वृत्त है ये समझ लीजिए, ये एक चक्राकार, एक चरखा है, चक्राकार कोई वृत्ताकार गोला है, और ये पृथ्वी है। तो ये क्रांति वृत्त का हिस्सा जो पृथ्वी से लगता है वो लगन कहलाता है, लगति इति लग्न।
लगता है। क्रांति वृत्त का हिस्सा जो यूं चल रहा है ये क्रांति वृत्त है, और ये लग रहा है जो जो हिस्सा पृथ्वी के संपर्क में आता है क्रांति वृत्त का, वह लग्न होता है। तो 10 गते के दिन, जिस दिन आश्विन मास की 10 गते का होगा, उस दिन वो 10 गते वाला जो हिस्सा है वो जो है बहुत सुंदर, ये देखिए आपको ये दिखा दिया है, ये लग्न दिखा रहे हैं। इस चित्र को जरा देख लीजिएगा आप। और ये 12 खंड है। अभी चक्र घूमता चला जाएगा, ये ऐसे घूमता चला जाएगा, और जो जो चक्र पृथ्वी के टच में क्षितिज पर, पृथ्वी का माने क्षितिज पर, क्षितिज हॉरिजॉन के साथ में जो आपको दिख रहा है हिस्सा, वो लग्न कहलाएगा। ये सरसरी दृष्टि से आपको अभी समझना है। ये जब लग्न की विषय आएगा, आपको विस्तार से इसको गणित करना, ये सब सारी चीजें आपको आ जाएगी। तो अब ये लग्न जो है, आपने देखा कि 10 अंश का लग्न, 10 अंश कैसे लिए लग्न ने, और वो चीज आपकी 10 गते से जुड़ गई। ये एक बहुत बड़ी, आप देखें कि कितना सुंदर वो है। हमारे ऋषि मुनियों ने कितनी व्यवस्था से इन चीजों को देखा होगा। आज तो हम लिखे हुए को पढ़ रहे हैं, लेकिन जिन्होंने शुरू में ये अनुसंधान किया होगा, और ये बातें हमारे वेदों में लिखी हुई है। अच्छी बात तो ये है, ये सारा जो विज्ञान है खगोलिकी का, ये वेद से मार्गदर्शन में है। दुनिया को, लोगों को अभी 300 साल पहले तक ये नहीं पता है कि पृथ्वी घूमती है, कि सूर्य घूमता है, सूर्य का ऐसा है कि पृथ्वी कैसी है, गोल है कि चौकोर है, वो अभी इसी बात पे लगे। और हम आज आपको एक वाक्य ऐसा बोलना चाहते हैं कि जो मलमास की गणित है, ये वेद में है। और मलमास की गणित का विचार, गणित करना तो छोड़िए, बुद्धि में विचार ही तब तक नहीं आ सकता जब तक व्यक्ति पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की गति और स्थितियों को न समझता हो। कौन बात करेगा हमारे ऋषि मुनियों के सामने? कितनी बड़ी बात है कि ये विचार ही नहीं आ सकता तब तक। आगे आइए। तो इस तरह से ये लग्नों की बात, और लग्न के बाद फिर अंत में हमने जो है ये त्योहार दिए हुए हैं, जो उस दिन की विशिष्टियां हैं, विशिष्ट बातें हैं, वो उस दिन दिए हुए हैं कि आज कौन सा त्योहार है, कौन सा क्या है। अब जैसे देखिए, इस समय आपका पितृपक्ष चल रहा है, और पितृपक्ष जो है, पितृपक्ष का आज जो है ये, आज आप ये देख लीजिए चतुर्दशी, और कल जो है अमावस्या हो जाएगी। कल महालया अमावस्या है, और पंचांगारों को महालय का आपको कहीं से सुनाई भी नहीं दे रहा होगा। तो इतना बड़ा अंतर है। तो ये चीजें हमने यहाँ दी हैं। और इसके बाद जो है, अब आपने आना है एक और विशेष नया विषय है, और वो है क्षय तिथि और वृद्धि तिथि। क्षय तिथि और वृद्धि तिथि। अब जैसे मलमास की स्थिति है ना, वैसे ही क्षय तिथि और वृद्धि तिथि की भी है। जब तक व्यक्ति को सूर्य चंद्रमा की गतियों का ज्ञान नहीं होगा, तब तक क्षय तिथि और वृद्धि तिथि के बारे में सोच भी नहीं सकता, उसकी बुद्धि में बात ही नहीं आएगी ये। और हमारे यहाँ ये सब सारी चीजें उपलब्ध है। तो क्षय तिथि ये भी जरा खास तौर पर समझने का विषय है। क्षय तिथि और वृद्धि तिथि, जो तिथि सूर्योदय के बाद शुरू होवे और अगले सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाए, उसको क्षय तिथि कहते हैं। एक बार फिर से शब्द सह सुन लीजिए आप, कि जो तिथि सूर्योदय के बाद शुरू होती है, सूर्योदय पे नहीं, सूर्योदय पे जो तिथि होती है वो कभी क्षय तिथि नहीं होती। क्षय तिथि, क्षय माने नष्ट तिथि, जो न आज की गिनती में आ रही है, जो न आज कल की गिनती में आएगी। आज तो वो तिथि आएगी गणित में जो आज के सूर्योदय पर है, और कल वो तिथि आएगी गणित में जो कल के सूर्योदय पर हो। तो जो तिथि न आज है और न कल है, वो तिथि कहलाती है क्षय तिथि। क्षय अक्षतर ज्ञा छ य नष्ट। तो जो दो सूर्योदयों के बीच में व्याप्त तिथि होती है, सूर्योदय पर उपलब्ध नहीं होती है। दूसरी परिभाषा क्या बनी? मैंने आपको कहा इसे ढंग से समझने की बात है। जो तिथि न आज के सूर्योदय में है और न कल के सूर्योदय में हो, अर्थात जो तिथि सूर्योदय कालों में उपलब्ध न हो, एक परिभाषा ये हो गई। और दूसरी परिभाषा क्या है कि जो तिथि आज के सूर्योदय के बाद और कल के सूर्योदय से पहले। अब परिभाषा क्या बनी? परिभाषा ये बनी कि जो तिथि दो सूर्योदयों के बीच में ही व्याप्त हो, दो
परिभाषाएं बन गई। आपको समझने के लिए ये मैंने दो तरीके से बात की है। तो वो तिथि या 6 तिथि कहलाती है। अब देखिए एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। आप आइए ऊपर 2 तारीख 2 गते के पंचांग पे आइए। 2 गते का पंचांग इनको दिखा दीजिए। 2 गते का जब आप पंचांग देखेंगे तो वहां पर आप देख रहे हैं लिखा है 6 तिथि षष्ठी। 6 तिथि षष्ठी लिखा है 2 गते। इसी पेज में पेज नंबर 73 2 तिथि जो है 6 तिथि लिखा है। अब 6 तिथि जो है वो है 2 गते में। देखिए 2 गते में सूर्योदय के समय पर पंचमी है। पंचमी 7:54 तक है और सूर्योदय हुआ है 5:59 पर। तो 5:59 पर 7:54 तक तो पंचमी है। आज के सूर्योदय पर पंचमी उपलब्ध है और कल के सूर्योदय पर जो है वो अष्टमी है। कल 12:48 तक अष्टमी है और कल का सूर्योदय 6 बजे का है। अब ये आज पंचमी है और कल जो है, सॉरी क्षमा करें आप, कल आज जो है 2 गते में पहले दिन जो है वो चतुर्थी है और दूसरे दिन पंचमी है। अब पंचमी सूर्योदय पर उपलब्ध है और अगले दिन सप्तमी है। अगले दिन सप्तमी है। आज पंचमी आज के सूर्योदय पर और कल के सूर्योदय पर सप्तमी है। अब ये षष्ठी कहाँ चली गई? तो षष्ठी के लिए लिखा है देखिए कि जब पंचमी 7:54 पर समाप्त हो गई तो 7:54 पर जो है वो षष्ठी शुरू हुई, अर्थात आज के सूर्योदय के बाद शुरू हुई। 2 गते के सूर्योदय के बाद शुरू हुई और ये रही ये 29:33 यानी 5:33 तक रही है और सूर्योदय हुआ था अगला दिन का जो है 6 बजे। 6 बजे से पहले यानी जो आज के भी सूर्योदय में नहीं है और कल के भी सूर्योदय में नहीं है और बीच में बीत गई। तो इस तिथि को बोलते हैं 6 तिथि। आशा है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और इसी तरह से एक होती है वृद्धि तिथि। वृद्धि तिथि 6 तिथि की ठीक उल्टी है। दोनों सूर्योदयों में व्याप्त न हो, 2 सूर्योदयों के अंतर में व्याप्त हो, वो 6 तिथि। और दोनों सूर्योदयों पे उपलब्ध हो, वो वृद्धि तिथि। आज की भी सूर्योदय में थी और कल भी सूर्योदय में रहेगी। उस तिथि को बोलते हैं वृद्धि तिथि। अब इस पर थोड़ा सा अपनी बुद्धि को और लगाते हुए आगे समझ लीजिएगा। लेकिन मैं अब आपको एक विशेष बात समझाना चाह रहा हूँ। समय होता जा रहा है लेकिन मुझे आज वो बात समझानी है क्योंकि वो आज रह जाएगी तो अगले दिन फिर मुझे इसी विषय पर आना तो पड़ेगा ही मुझे इसी विषय पर अगला, क्योंकि इस विषय में अभी 3 बिंदु रह गए हैं जो पूरे नहीं हुए हैं। तो अब आप ये देखिए कि आज की तारीख में आज 10 गते में जो चंद्रमा है वो चंद्रमा कहां पर है? आप देखिए पंचांग में चंद्रमा है 135 अंश 53 कला और 53 विकला। 135 53 मिल गया। हाँ ये बिल्कुल 135 53 यानी इसको अगर आप राशि की भाषा में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? अपने अपने लिए बोलो सब लोग जो जिनको इस पर पहले से जानकारी नहीं है। 135 को हम राशि की भाषा में कैसे बोलेंगे? 30 का भाग दिया 30 को 120, 4 राशि पूरी हो गई और तब बचे 15 अंश, अर्थात सिंह राशि के 15 अंश 53 कला 53 विकला पर है 135 अंश। अब देखिए, अब आइए आप इसको इस पेज को के बाद जरा चलिए 37 नंबर पेज पर। गंभीरता से लें इस बात को आप लोग। हाँ, ये बहुत गंभीरता से समझने की बात है। 135 अंश का आज चंद्रमा की स्थिति है और अब आप आ रहे हैं 37 नंबर पेज पर। 37 नंबर पेज पर ये दिखाया है कि कौन नक्षत्र कुल कितने अंश कला विकला का होता है और वो क्रांति वृत्त पर कहां से कहां तक होता है। क्या बोला हमने? कौन नक्षत्र कितने अंश और कितने कला का होता है। हमारे पंडित जी परमजीत जी प्रतिदिन पंचांग भेजते हैं आप लोगों को। जिन जिन लोगों को दैनिक पंचांग नहीं मिलता हो और लेना चाहें तो हमारे पंडित जी से संपर्क कर लें और वो
दैनिक पंचांग बहुत ही अच्छे तरीके से देते हैं, बहुत इन्हें वो मतलब जिसको बोलना चाहिए एक विद्वत तरीका। तो उसमें वो ये भी देते हैं कि कौन नक्षत्र कहाँ से कहाँ तक है और आज नक्षत्र कहाँ तक स्थिति है, सब देते हैं, पूरा विवरण देते हैं। तो आप देख रहे हैं आप कि आपका चंद्रमा था 135 अंश का, एक चंद्रमा आपका 135 अंश पर है। अब यहाँ देखिए आप ये 135 पर चंद्रमा है, तो सब लोग बहुत गंभीरता से देखें इस बात को कि ये चंद्रमा कौन से नक्षत्र में, आपको ये जानना है, आपको जानना है ये कौन से नक्षत्र में। तो देखिए अब 12वें नक्षत्र है आश्लेषा, और ये आश्लेषा नक्षत्र शुरू होता है 133 अंश 59 कला 7 कला पे। तो ये देखिए कि ये जो 135 पे जब चंद्रमा होगा तो ये आश्लेषा नक्षत्र में होगा और 2 अंश चला है केवल अभी। ये ज्ञान हुआ कि ये आश्लेषा नक्षत्र है और ये केवल 2 अंश चला है 133। और अब आप यहाँ आइए अपने पंचांग पे, वहीं पहले वाली स्थिति में आप 10 गते में देख रहे हैं, यहाँ क्या लिखा है, आश्लेषा। ये पेज नंबर 73 में आए, वहां पर देखा आश्लेषा लिखा है। तो इसका मतलब ये पंचांग सही स्थिति दर्शा रहा है। और इसमें जो मैं अब कट शॉर्ट कर रहा हूं क्योंकि समय हो गया वक्तव्य का, और आज भी जो है वो 2-3 बातें रह गई है। चलिए कोई बात नहीं, अगली बार उनको हम कर लेंगे। अब यहाँ पर ये देखना का जो विषय रह गया है वो ये है कि इस चीज को आप तुलना करिए अपने आज के पंचांगों से, जो दूसरे पंचांग है वहां आप तुलना करिए और आप देखेंगे कि कितना बड़ा अंतर है। और ऐसी स्थिति में आप बहुत सारे जो है कार्य योजनाएं या कुछ भी बातें जैसे नक्षत्रों के हिसाब से रखते हैं कि भाई इस नक्षत्र में ये होना चाहिए, इस नक्षत्र में ये होना चाहिए, और आप लोगों को बता रहे हैं और पता लगा कि उस दिन वो नक्षत्र है ही नहीं। तो देखिए क्या स्थिति है हमारे पंचांगों के कारण जो बनी हुई है, वो क्या स्थिति है। अब हम आप लोगों में ये भावना चाहते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो क्यों सही और कहां तक सही है, आपने ये भी समझना है। और ये तब तक आपके समझ में नहीं आ पाएगा जब तक आप गणितीय रूप से अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए ये आश्लेषा नक्षत्र इस तरह से निकला। और कल देखिए, अब ये देखिए कल सुबह का चंद्रमा है, कल सुबह का चंद्रमा है 148 अंश 4 कला और 25 कला। ये कल सुबह का चंद्रमा है, ये देखिए कल सुबह 148 और जो है 148 मतलब 30 चौको 120 और 48 माने 28 अंश। कल चंद्रमा सिंह राशि के 48 अंश पे होगा, अब वो 28 अंश पे होगा। तो 28 अंश सिंह राशि के 148 पे देखिए, तो यहाँ देखिए आप कि 148 अंश जो है वो कल जो है मघा नक्षत्र शुरू हुआ 150 पे। ये कल के वही पेज नंबर 37 पे कि मघा नक्षत्र शुरू हुआ शुरू हुआ 150 पे। मघा नक्षत्र 150 पे शुरू हो रहा है और चंद्रमा है आपका 148 पे, यानी कल सुबह भी चंद्रमा आश्लेषा नक्षत्र में ही है। अब आइए पंचांग पे, तो आप वहां देखेंगे कल सुबह 11 गते में सुबह आप देखेंगे तो वहां पर आश्लेषा ही लिखा हुआ है। तो ये थोड़ी सी बात मैंने नक्षत्र के बारे में बतानी थी और फिर बतानी थी योग के बारे में, लेकिन समय मैं समझता हूँ आज इतना ही रखा जाए क्योंकि वो वीडियो